हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी फाउंडेशन बैच की पहली क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बड़ा पॉजिटिव फीलिंग आ रही है क्योंकि आपको पता ही है कि एक शानदार यात्रा की शुरुआत हो रही है, एक लंबे समय तक चलने वाली यात्रा। और इतनी खुशी तो बनती है भाई। जैसा कि आपको पता है, इस क्लास के बारे में हम लोगों ने 3 तारीख को पहले भी चर्चा कर रखी थी, जिसमें मैंने आपके कई सारे सवालों का जवाब दिया था। और मैंने ये भी कहा था कि चूंकि ये रिश्ता बड़ा स्थायी है, इसलिए इस रिश्ते में सवाल नहीं होने चाहिए, केवल समाधान होना चाहिए। तो कुछ सवाल फिर आप लोगों के आए, जिसमें से सबसे प्रमुख सवाल ये था कि क्या सर ये बैच हमेशा चलेगा, कहीं आप हमें बीच में तो छोड़ के नहीं चले जाओगे। तो ये सवाल आप लोगों का वाजिब है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग अपने करियर को लेके अगर चिंतित हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि आप बताओ दोस्तों, आप मेरे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे। चलिए, मैं तो जवाब दे दूंगा, लेकिन आप भी मुझे जवाब दीजिए और मुझे विश्वास दिलाइए कि आप मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ मेरी तरह मेहनत करोगे, है ना। रही बात मेरे सवाल की जवाब की, तो आप लोग कमेंट से दीजिएगा। और आप लोगों को जो जवाब देना है, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। जो बच्चे वाकई पढ़ने वाले हैं, जो वाकई अपने सपने को पाना चाहते हैं, मैं उन बच्चों से वादा करता हूं कि मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। जितनी संभव मदद हो सकती है मैं करूंगा, क्योंकि मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं, है ना। अब आप कहिए कि मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, तो भाई ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास ही नहीं है ना। मैं भी आपकी तरह एक छात्र हूं, तो मेरी जितनी भी क्षमता होगी, मैं उस क्षमता के तहत आपकी हर वक्त मदद करूंगा। रही बात फाउंडेशन बैच की, यदि आप अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, तो मैं आपकी पढ़ाई में हर वक्त आपका साथ दूंगा। क्योंकि जब मैंने पढ़ाई की शुरुआत की थी ना, तो मेरे मन में कई सारे डर थे, है ना। पहला डर कि सर मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मैं कैसे शुरुआत करूं, मैं किस किताब से पढ़ूं, मैं कब पढ़ूं। कई सारे डर थे और हो गए भी। तो उन डर को मैंने रात दिन झेला है। जब किसी से उसके बारे में पूछने जाता था, तो कई लोग मजाक बना देते थे, कई लोग इग्नोर कर देते थे, है ना। उसके कारण मैंने काफी नुकसान भी देखा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ वो बिल्कुल ना हो, है ना। जो बच्चे वाकई पढ़ना चाहते हैं, मैं उनका हमेशा साथ दूंगा और देता रहा हूं। कई बच्चे मुझसे आज भी जुड़े हैं, जो 1 या 2 साल से पहले जुड़े थे, और आज भी वो मेरे साथ जुड़े हैं, और मैं उनके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। तो ये हो गया उसका जवाब। अब कुछ बातें और। सबसे बड़ी बात, जो बच्चे आज शुरुआत कर रहे हैं ना, वो सबसे पहले तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, है ना। सारी टेंशन अपनी निकाल दे दिमाग से, कोई टेंशन ना ले। मेरे ऊपर बस एक बार भरोसा करके देखें। 10 या 15 दिन का आप भरोसा करिए, आप खुद समझ जाएंगे कि आप सही जगह हैं या गलत जगह हैं, आप एक सही आदमी से जुड़े हैं कि एक गलत आदमी से जुड़े हैं। लेकिन आप 10 दिन कम से कम भरोसा रखिए, और जैसे जैसे मैं कह रहा हूं, बस आप वैसे वैसे करते जाइए। जितना मैं पढ़ने को कह रहा हूं, बस आप उतना पढ़ते रहिए। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत अनुशासन में रह के पढ़ाई करें। अपनी पढ़ाई के साथ, अपने करियर के साथ मजाक ना बनने दें। अगर आप अपने करियर व अपनी पढ़ाई को मजाक बनाएंगे ना, तो फिर दुनिया आपको मजाक 2 मिनट में बना देगी। इसलिए आपको ना किस तरह का अनुशासन रखना है, जिस तरह सेना अनुशासन रखती है। आप सेना देखते हो ना, सेना के जवान बड़ा अच्छा फील करते होगे, कैसे देखो ये जवान कितना, है ना, एटीट्यूड में है ना। आपको लगता होगा ना, एटीट्यूड शब्द यूज करते हो ना। तो वैसे ही आपको अपने अंदर ये फील लाना होगा कि आप भी एक जवान की तरह हैं, आपके भी कुछ लक्ष्य हैं, आपको उनको प्राप्त करना है। क्या आपको इतना आसान लगता है क्या कि एसपी, डिप्टी एसपी, डीएम, एसडीएम बनना इतना आसान है? इतना आसान नहीं है। रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। लाखों लोग कोशिश कर रहे हैं, और आप भी कोशिश करिए, जरूर आपको मिलेगा, है ना। कोई अगर 3 घंटे पढ़ता है, तो आप 3.5 घंटे पढ़िए, प्लस उससे अच्छी क्वालिटी में पढ़ाई करिए। आपको कोई नहीं रोक सकता। बस एक बार कोशिश करिए, है ना।
कोशिश करना ही हमारे हाथ में है, और कोशिश करने का ही असली मजा है। सही बताऊं तो मंजिल को पाने से ज़्यादा मंजिल को पाने के तरीके में मजा होता है। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिए, रात दिन कोशिश करिए, और बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना। मैं बस ये चाहता हूं कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, हाथों में किताब हो और आंखों में सपने हो, बस, और लग जाइए। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं, है ना, और कोशिश करते हैं कि ये यात्रा बहुत ही सकारात्मक रहेगी। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से शुरू करने जा रहे हैं, जिसको कई लोग संविधान भी बोलते हैं, है ना, या कई लोग इंडियन पॉलिटी भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं बहुत जीरो से पढ़ाऊंगा। मैं ये मान के आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, है ना। आप भी ये सोच लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता, बस अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अब मेहनत करनी है। तो यही शुरुआत है। तो देखिए, पढ़ाते समय मैं ये बता दूं कि मेरा जो मुख्य फोकस होगा पढ़ाई में, वह उन बातों पे होगा जो किताबों में नहीं लिखी, क्योंकि अगर वो कोई किताब में बात लिखी है तो उसको आप लोग पढ़ सकते हो, है ना। सबको ये किताब ले ले, एम लक्ष्मीकांत एक किताब ले ले, सफिशियंट है ना। जब भी मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक के बारे में बता दूंगा, तो आपको पढ़ के आना है ना। लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, गूगल करना है, यूट्यूब करना है, सब कुछ देखना है, फिर अपने नोट्स बनाने। एक टेलीग्राम है, ग्रुप है, उसका लिंक नीचे लिखा होगा, आप उसमें सारी जानकारी ले सकते हैं कि कौन से दिन किस टॉपिक को पढ़ाया जाना है ना। या कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। सवाल जेन्युइन होना चाहिए, ठीक, ये बात आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा उन बातों को पढ़ाना होगा जो किताब में नहीं लिखा, क्योंकि उसके लिए आप परेशान होते हो, है ना। जो बात किताब में हो तो आप पढ़ लोगे। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं आज कि संविधान होता क्या है। आज की क्लास में हम लोग मुख्यतः बात करेंगे कि संविधान होता क्या है, संविधान का क्या महत्व है, प्लस संविधान के बारे में उसकी कैसे एक यात्रा शुरू हुई, कैसे संविधान बना, इन सबको समझेंगे। अर्थात ये कहा जाए कि संविधान के इतिहास को हम जानेंगे। आज आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान है ना, जो भारतीय संविधान है, वो एक लंबी यात्रा का परिणाम है। वो धीरे धीरे विकसित हुआ है ना। जैसे एक पौधा धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, वैसे ही हमारा संविधान भी एक बीज से धीरे धीरे पौधा बना है, और जो आज एक फल दे रहा है। तो एक लंबी यात्रा है, ठीक है, 150 सालों से ज़्यादा की यात्रा है। उस यात्रा को हम लोगों को पढ़ना होगा, तभी हम संविधान के बारे में एक गहरी समझ विकसित कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि संविधान होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। संविधान क्या है? तो देखिए, एक कहानी सुनिए आप पहले। जैसे मान लीजिए कि एक फ्लैट है और 4 लड़कों ने वो फ्लैट लेके रहना शुरू किया, तो आप मुझे बताइए वो 4 लड़के कब व्यवस्थित तरीके से रह पाएंगे। अगर मान लीजिए कि एक रूम है, ठीक है, उसमें 4 लड़कों ने रहना शुरू किया, तो ये 4 लड़के आपस में कब रह पाएंगे? और ये चलो मान अलग अलग क्षेत्र के आते हैं सब, है ना। मान लो ये साउथ का है, ये नॉर्थ इंडिया का है, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया का है, ठीक है, मान लो ये वेस्ट इंडिया का है, ठीक है, मान लो ये अपना यूपी का है, ठीक है, मध्य भारत से, ठीक। तो ये मान लीजिए 4 जगह से अलग अलग लोग हैं। अब ये अलग अलग लोग जब एक फ्लैट में रह रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि ये आपस में सहयोग के साथ रहे? ये कैसे पॉसिबल है भाई? ये किसी और की पूजा पाठ करते हैं, है ना, ये कुछ और खाना खाते हैं, ये कोई और कपड़ा पहनते हैं, ये कुछ और की पूजा पाठ करते हैं। इन चारों में बहुत सारी क्या है, डाइवर्सिटी है, पर चारों को यहां रहना भी एक साथ, क्योंकि इनको ये पता है कि जब ये चारों लोग एक साथ रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे,
तभी सबसे अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो इनके मन में ये सवाल होगा, चारों के मन में, कि भाई क्या किया जाए, हम सब तो बिल्कुल अलग अलग हैं, है ना, कैसे हम सब एक साथ रहेंगे, और रहना भी जरूरी है। तो ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग कहेंगे कि चलो हम चारों आपस में बैठते हैं और आपस में कुछ आधारभूत नियम बना लेते हैं, हम लोग कुछ बेसिक रूल बना लेते हैं, है ना। और ऐसे बेसिक रूल बनाएंगे, ऐसे सामान्य नियम बनाएंगे जिससे हम सबको केवल फायदा ही फायदा हो, और उन नियमों के आधार पे हम लोग रहना चालू करेंगे। जैसे ये लोग बना लेंगे कि हम पूजा पाठ ऐसे करेंगे कि किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, हम साफ सफाई रखेंगे, है ना। ये सब कुछ एक आधारभूत नियम बना लेंगे। एक नियम ये भी बना लेंगे कि सारा काम हम लोग मिल बांट के करेंगे, ऐसे तरीके से नहीं करेंगे कि किसी एक आदमी में ज्यादा बोझ आ जाए। देखिए, अभी मैं कोई स्पष्ट नियम नहीं बना रहा, अभी मैंने ये नहीं बताया कि सोमवार को ये काम करेगा, मंगलवार को ये काम करेगा, बुधवार को ये करेगा, गुरुवार को ये करेगा। अभी मैंने कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बताया। अभी मैंने क्या किया कि इन्होंने एक सामान्य नियम बनाया है कि हम सब इस तरह से कार्यों का बंटवारा करेंगे कि किसी एक के ऊपर ज्यादा बोझ ना आए, है ना। क्या किया इन्होंने, अभी इन्होंने बेसिक रूल बनाया। वो बेसिक रूल क्या है कि कार्य का भार ना आए, तो ये हो गया बेसिक रूल। फिर स्पेसिफिक रूल क्या हो जाएगा कि भाई मान लो इन्होंने नियम बनाया कि संडे को कोई काम करेगा, मंडे को दूसरा, ट्यूसडे को तीसरा, वेडनेसडे को तीसरा, चौथा, तो ये हो गया स्पेसिफिक रूल। लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल बात कर रहे हैं बेसिक रूल की। तो ये लोग जब आपस में बैठेंगे और आपस में बैठ के क्या करेंगे, अपनी जो डाइवर्सिटी है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ आधारभूत नियम बनाएंगे। उन्हीं नियमों को हम संविधान कहते हैं। जब वही नियम व्यवस्थित तरीके से लिख लिए जाएंगे तो उसी लिखे हुए दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं। तो मेरी बात समझ में, संविधान क्या है? ये 4 लोग हैं, अभी एक फ्लैट की बात हो रही थी, ऐसे करोड़ों लोग, है ना, कितने एक देश के भीतर रह रहे हैं। तो ऐसे करोड़ों लोग जब आपस में समन्वय करते हैं और एक लिखित दस्तावेज सामने लाते हैं तो वही लिखित दस्तावेज संविधान कहलाता है। जैसे जो भारत का संविधान है वो क्या है? भारत का संविधान जो भारत में 130 करोड़ लोग रह रहे हैं उनके बीच में क्या है? आधारभूत नियम, अर्थात हमें कैसे कैसे रहना है। जैसे मैंने एक यहां नियम बताया ना चारों के लिए पूजा पाठ का, कि हम ऐसे पूजा पाठ करेंगे कि कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना। तो वैसे ही हमारे पूरे भारत के लोगों ने भी कुछ क्या किया, बेसिक नियम बनाए ना, कि हम लोग ऐसे अपनी आस्था को फॉलो करेंगे कि दूसरे की आस्था को नुकसान ना पहुंचे। मेरी बात समझ में आ रही? तो इस तरह संविधान, आपको कुछ समझ में आया क्या होता है? संविधान एक आधारभूत नियमों का लिखित दस्तावेज होता है जो एक संगठन, एक देश, एक समाज के लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करता है। आप ये भी कह सकते हो कि संविधान क्या करता है? संविधान शक्तियों का बंटवारा करता है। अब इन चारों के जो 4 लोग हैं, इन चारों के बीच में पावर का भी बंटवारा करेगा, है ना। किसी को आर्थिक शक्तियां दे देगा, किसी को सामाजिक शक्तियां देगा, किसी को न्यायिक शक्तियां दे दी जाएंगी, है ना। इनके कर्तव्यों का भी निर्धारण होगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। वैसे ही देश में संविधान क्या करता है? शक्तियों का बंटवारा करता है। जैसे कानून बनाने की शक्ति संसद को दे दी, है ना, सजा देने की शक्ति न्यायपालिका को दे दी, है ना, और कार्य करवाने की शक्ति कार्यपालिका को दे दी। तो इस तरह शक्तियों का बंटवारा किया, साथ ही कर्तव्यों का भी पालन हो जाता है, कर्तव्यों का भी निर्धारण करता है संविधान। जैसे सारे कर्तव्य बता दिए हैं कि राज्य सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करेगा, ठीक है, राज्य समानता को बढ़ावा देगा, राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, ऐसा बताया है। राज्य शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत फॉलो करेगा, है ना। ये राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है? वो कर्तव्य ही बता रहा है ना, साथ में व्यक्तियों के भी कर्तव्य बताए संविधान ने। जो हमारे संवैधानिक कर्तव्य हैं वो है कि हम लोग क्या करेंगे? वैज्ञानिक परंपरा को विकसित करेंगे, है ना, अपने संवैधानिक आदर्शों का पालन करेंगे, अपने स्वतंत्रता संग्राम के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उनका सम्मान करेंगे। ये सब हमारे कर्तव्य हैं।
तो क्या किया, संविधान ने शक्तियों का बंटवारा किया, संविधान ने कर्तव्यों का बंटवारा किया। तो मेरी बात आप समझ में आ रही? मैं दो उदाहरण लेके चल रहा हूं, एक सामान्य फ्लैट का उदाहरण लेके चल रहा हूं और एक देश का उदाहरण लेके चल रहा हूं, और बहुत बेसिक से चल रहा हूं। तो संविधान क्या करता है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो आधारभूत नियमों को बताता है, या जो शक्तियों का बंटवारा करता है, जो कर्तव्यों का बंटवारा करता है। संविधान की एक डिफिनीशन और बना सकते हैं, क्या है कि संविधान एक राज्य व उसके नागरिकों के बीच में समझौता है। जैसे दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो सारी बातें लिख लेते हैं क्या क्या होगा। जैसे मान लो दो लोगों ने आपस में, जैसे मान लो, अरे जैसे शादी होती है ना, जब 7 फेरे होते हैं, तो 7 फेरे क्या होता है? वो रियल में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, 7 नियम होते हैं, उनके बारे में चर्चा कि भाई इसी तरह रहना है पति पत्नी को, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। तो वैसे ही कोई भी जब किसी संगठन में 2 या 3 लोग या उससे ज्यादा लोग आपस में जुड़ते हैं तो समझौता करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि संविधान भी एक समझौता है, किसके बीच? राज्य के बीच और नागरिकों के बीच। जो राज्य है ना, जिसको हम सामान्यतः भारत कहते हैं, ठीक है, और नागरिक, तो क्या है? इसके बीच में समझौता है। वो क्या है? वो संविधान है। अब ये कहोगे आप समझ में नहीं आया, तो भाई ये बताओ संविधान क्या करता है? सभी चीजें पहले से बता देता है ना, कि राज्य क्या क्या करेगा, नागरिक क्या क्या करेगा, है ना, राज्य नागरिक के साथ क्या करेगा, नागरिक राज्य के साथ क्या करेगा, यही संविधान है। तो समझौते में भी यही सब होता है, कॉन्ट्रैक्ट में, है ना। और इसका उल्लंघन कोई अगर करता है तो तुरंत कोर्ट बोलता है। और आप भी देखिए, जैसे ही राज्य ने आपके साथ इसका उल्लंघन किया तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? बोलेगा। जैसे मान लो राज्य ने कहा कि अब डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, मान लो संसद ने एक कानून बना दिया कि अब से लोकतंत्र खत्म, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत बोलेगा कि भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि हमारा संविधान जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसने पहले वादा कर दिया था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश रहेगा, और आप समझौते के से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि खेल के दौरान खेल के नियम नहीं बदले जाते, है ना। तो आप नियम नहीं बदल सकते। अब जो आधारभूत नियम है, जो मैंने एक लेक्चर बना रखा है, सोशियो पॉलिटी सीरीज है मेरी, उसमें आप देखिएगा संविधान का मूल ढांचा, तो आपको ये बात और समझ में आ जाएगी। मैंने जो सीरीज बना रखी है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पहले बताए थे, इसीलिए कि आप लोगों के अंदर एक समझ विकसित हो जाए। पर आप लोग इतने होशियार हैं कि उसको देखते नहीं हैं, क्योंकि खुद को ज्यादा होशियार समझते हो, है ना। उसको देखिएगा और समझिएगा इस बात को। तो मैंने क्या बताया कि संविधान क्या है? संविधान एक समझौता है। तो इस तरह आपको संविधान की अब कई सारी परिभाषाएं हो गई होंगी, और परिभाषाएं याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी व यूपीपीएससी जिंदगी में कभी नहीं पूछेगा कि संविधान क्या होता है। ये आपके पास एक समझ होनी चाहिए। अब आप अपने आप से एक बार पूछो, क्या आपको यह महसूस हो रहा है कि संविधान क्या है? तो आपको महसूस हो रहा होगा कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें आधारभूत नियम होते हैं। संविधान एक समझौता पत्र है, संविधान एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, संविधान वह दस्तावेज है जो हमें हमारी शक्तियों से हमें वाकिफ कराता है, हमारे कर्तव्यों से हमें वाकिफ कराता है ना। तो अब समझ में आ रहा होगा आपको कि संविधान क्या है। देखिए, संविधान के बारे में एक चीज मैं आपको बताऊं कि संविधान 2 तरह का होता है। कई बार क्या होता है ना कि कोई देश एक बार बैठता है और अच्छे से पूरा संविधान एक ही जगह लिख देता है, हर चीज का वर्णन वो एक बार में कर देगा, है ना। उसे कहते हैं कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात उसने क्या किया? कोडिफाई कर दिया, सब कुछ एक जगह लिख दिया व्यवस्थित तरीके से। ऐसा संविधान सामान्यतः हर जगह पाया जाता है। जैसे भारत में आप देखिए, भारत में संविधान की एक प्रति है ना, उसमें सब कुछ लिखा है जिसको हम लोग पढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे भी। और वैसे ही कुछ देश ऐसे होते हैं यहां पर व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखा होता, कुछ बातें कहीं लिखी हैं, कुछ बातें कहीं लिखी हैं, है ना। अर्थात फैला हुआ संविधान होगा, उसको कहते हैं क्या? अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे न्यूजीलैंड का, है ना, सामान्यतः ब्रिटेन का भी वैसे ही है। तो देखिए, कभी ये मत कहा करिए कि इन देशों में संविधान नहीं है, अच्छा नहीं लगता।
ये कहिए कि इन देशों में व्यवस्थित या कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जबकि क्या अनकोडिफाइड है। दोस्तों अगर आप लोगों को समस्या आ रही होगी अभी, क्योंकि मैं लेक्चर की तरह पढ़ाता हूं, छोटे बच्चों की तरह नहीं, आप छोटे बच्चे नहीं हो, है ना, आप केवल मेरा लेक्चर सुनो, आपको सारी बातें लिखित तौर पे मिल जाएंगी, उसमें अभी थोड़ी समय लगेगा। आप अभी बस एक पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए, मैं जो बोलता हूं उसको बहुत जल्दी से लिखा करिए। हाँ, परेशान मत होना, आपको सब मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको कोशिश करूंगा कि सब मिल जाए, ठीक। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान न होइए, बस आप दिमाग से केवल सुनिए, है ना। हम लोग लेक्चर की तरह पढ़ेंगे जैसे कॉलेज के स्टूडेंट। अब उस तरह नहीं कि आप लिख रहे हो छोटे बच्चों की तरह, सबसे गलत तरीका होता है वो पढ़ाई का। जो कोचिंग वाले नोट्स बनवाते हैं ना, मतलब सबसे जाहिल तरीका मैं बोलूंगा यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए। अब क्यों, ये आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में वहां 7 मिनट में लिखना है आंसर, है ना। और उसके लिए आपको क्या, अपने अंदर एक क्षमता विकसित करनी पड़ेगी लिखने की, बहुत जल्दी। तो इसलिए आप मेरे साथ लिखते रहा करिए, एक नोट्स बनाते रहा करिए, उसको सुंदर उंदर नहीं ज़्यादा कि 3-4 पेन से यूज करना, एक पेन बहुत है, उसी से लिखते जाइए, बाकी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। टाइप होने में भी समय लग रहा है, लेकिन आपको मिल जाएगा, है ना, इसलिए परेशान नहीं होना आपको। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे कि संविधान क्या होता है। फिर मैंने बताया कि संविधान 2 तरह का होता है, एक होता है कोडिफाइड, एक होता है अनकोडिफाइड। कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडिया का है, जैसे यूएसए का है, कई देशों का, ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन अनकोडिफाइड जैसे ब्रिटेन का, न्यूजीलैंड का। तो इस तरह आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि संविधान 2 तरह का होता है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि संविधान एक नई संकल्पना है, अभी अभी आई है कुछ सालों पहले। ऐसा नहीं है। संविधान क्या है, मैंने क्या कहा आपको कि एक लिखित दस्तावेज है ना, जिसमें नियमों का वर्णन होता है। तो ऐसे नियमों का वर्णन तो 2400 ईसा पूर्व, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के समय, ठीक है, हम्मुराबी कोड मिला था एक, मतलब एक पिलर था, उसमें सारा लिखा था, जिसे हम हम्मुराबी कोड बोलते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता में, ईरान में है जो। तो उस समय भी देखिए नियम लिखे गए थे। तो आज से कितने साल पहले, 4400 साल पहले की बात है ये। तो उस समय भी कुछ संविधान जैसी संरचनाएं थी, पर इतनी व्यवस्थित तरीके से नहीं थी, या कहिए आधुनिक समय में बहुत व्यवस्थित तरीके से हैं, या आधुनिक समय में नए नए मूल्यों के साथ है, जैसे लोकतांत्रिक मूल्य, गणराज्य मूल्य, समानता के मूल्य, स्वतंत्रता के मूल्य, इन मूल्यों के साथ नियम लिखे गए हैं। हाँ, तो उन्हें हम आधुनिक संविधान कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई प्रथम संविधान कब है ना, सामान्य अगर कोई व्यक्ति पूछ रहा है, तो आप खुद उससे कह सकते हैं कि पहला संविधान जैसा कोई अगर लिखित दस्तावेज था तो हम्मुराबी की कोड था, है ना। अगर कोई कहे कि आधुनिक संविधान में पहला संविधान कौन सा है, तो यूएसए का है, ऐसा माना जाता है ना। यूएसए ने जब क्रांति की, और क्रांति के बाद खुद का एक लिखित संविधान तैयार किया, उसको पहला संविधान कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो भी वर्तमान के आधुनिक मूल्य है ना, जैसे कौन कौन से, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, है ना, जैसे संघवाद, जैसे समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, ये सब उसमें वर्णन है। और इन सब के बारे में मैंने आपको सोशियो पॉलिटी की लिस्ट में पहले बता रखा है। आप लोगों को लग रहा था ना कि वो लिस्ट ऐसे ही है, बस ऐसे ही सर कुछ पढ़ा रहे हैं, भाई वो ऐसे ही नहीं था। वो एक पृष्ठभूमि या एक बैकग्राउंड आप लोगों के लिए तैयार कर रहा था मैं। और जिन बच्चों ने उनको देखा होगा, तो आज उनको मेरी क्लास में बहुत चीजें समझ में आ रही होंगी, और वाकई मजा आ रहा होगा। क्यों, मैं सही बोल रहा हूं? तो चलिए, हमने बताया आपको कि संविधान क्या था, फिर संविधान के हमने आपको प्रकार बताए, साथ में हमने ये बताया कि संविधान का कैसे इतिहास रहा होगा। अब सवाल है आपके मन में कि संविधान का क्या महत्व है, संविधान का महत्व, आखिर संविधान क्यों होता है, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्यों, वाई, संविधान क्यों है भाई, इसका महत्व बताइए क्या है। आखिर ये दस्तावेज क्यों लिखा जाता है, इसको बिना लिखे भी रह लीजिए। क्यों, आखिर हम लोगों ने जब देश आजाद हुआ, जब ब्रिटिश शासन छोड़ के गया, तो 2 साल 18 मतलब
हम लोगों ने 2 साल लगभग क्यों इसमें समय दिया? 2 साल से बहुत ज़्यादा समय दिया, 2 साल 11 में 18 दिन का। आखिर क्यों इसमें हमने इतना समय दिया? कोई ना कोई तो कारण होगा। क्यों हर देश एक संविधान लिखने को हमेशा तैयार रहता है जब भी वो आज़ाद होता है या नया होता है ना? मैं पाकिस्तान की करना चाह रहा था, जो कई बार संविधान लिख चुका है ना? तो क्यों आखिर संविधान लिखा जाता है? तो देखिए, संविधान का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि किसी समाज को संगठित रूप से चलाना। जब मैंने एक रूम का उदाहरण दिया कि एक रूम में जब 4 लोग जब तक आपस में बैठ के विचार विमर्श करके कुछ नियम नहीं बना लेंगे तो वो लोग नहीं रह सकते, तो एक देश में करोड़ों लोग कैसे रह लेंगे? तो नहीं रह पाएंगे ना। तो अगर एक देश में करोड़ों लोगों को रहना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको संविधान बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आधारभूत नियम नहीं लिखा जाएगा तब तक उन करोड़ों लोगों में क्या नहीं होगा? समन्वय नहीं होगा, है ना? अगर उनमें आपस में समन्वय कराना है, आपस में उनको व्यवस्थित तरीके से रखना है, उनमें तालमेल बढ़वाना है, तो क्या होगा? हमें संविधान बनाना होगा। तो मेरी बात समझ में आई? संविधान क्या है? संविधान क्यों जरूरी है ना? विभिन्नता से युक्त लोगों को साथ रखने के लिए संविधान जरूरी है। अच्छा, मैंने जो 4 लोगों की कहानी बताई थी ना, तो याद करिए, जब वो 4 लोग पहली बार नए नए आए होंगे, है ना, तो एक दूसरे पे भरोसा कर रहे होंगे क्या? नहीं कर रहे होंगे, है ना? हर आदमी दूसरे आदमी को शंका की दृष्टि से देख रहा होगा। पर जब चारों ने आपस में बात की होगी और लंबे समय तक बात करके कुछ नियम बनाए होंगे, तो क्या उनमें भरोसा नहीं पैदा हुआ होगा? हुआ होगा। तो यही भरोसा हमारे संविधान सभा ने हम सब में पैदा किया। अर्थात हम लोगों को तभी तो लग रहा है कि इस देश में हमारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगा, यह देश हमारा है। हमें यह फील क्यों आ रहा है? क्योंकि संविधान से आ रहा है। तो क्या कहोगे? संविधान भरोसा पैदा करता है नागरिकों में राज्य के प्रति। हम अपने भारत से जुड़े हुए हैं तभी तो, क्योंकि हमें भरोसा है कि ये राज्य, ये सरकार हमारे साथ गलत नहीं करेगी, क्योंकि हमारा संविधान है। उन लड़कों को सोचिए जो जब एक विमर्श किया होगा तो आपस में इनमें भरोसा हो गया होगा। तो वैसे ही हमें भी अब आज भरोसा है ना? 130 करोड़ भारतीय एक दूसरे पर भरोसा किस लिए करते हैं? संविधान के कारण करते हैं। तो मैंने आपको 2 बातें बताई कि संविधान क्या करता है। संविधान समन्वय करता है, ठीक है। संविधान तालमेल बढ़ाता है, या ये कहिए कि संविधान विश्वास पैदा करता है। आज हमारे समाज, हमारे भारत में हजारों वर्ग के लोग रह रहे हैं, है ना? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन, है ना, सॉरी, है ना? तो आखिर ये लोग क्यों हैं? क्योंकि सबको संविधान ने भरोसा दिलाया है। तो हर वर्ग के लोग, कई भाषाएं बोली जाती हैं, कई जातियां हैं, है ना? तो ये सब क्यों आपस में जुड़े हुए हैं? क्योंकि संविधान का इन पे भरोसा है और संविधान ने इनको आपस में जोड़ा है। इस तरह आपको ये बात समझ में आया होगा कि संविधान का क्या रोल है। फिर मैं ये कहूंगा कि संविधान किसी भी राज्य का आधार होता है। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा, ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो, आप लोगों को ये अंतर समझना होगा कि राज्य व राष्ट्र क्या होता है ना? इसके लिए मैं संडे को अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप लोग याद दिला देना कि डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द नेशन। अभी बहुत ब्रीफ में समझ लो कि नेशन और स्टेट अलग अलग होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्टेट में 2 नेशन हो सकते हैं, है ना? या ये भी जान के हैरानी होगी आपको कि 2 नेशन अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं समझाऊंगा। बस अभी इतना याद रखो कि राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र एक ऐसे समूह को कहते हैं वो जो समूह आपस में किसी ना किसी तरह से जुड़ा हो। मेरी बात समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूं? नेशन, जिसे हम कहते हैं राष्ट्र, ठीक है। तो राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र लोगों का एक समूह होता है जो आपस में किसी तरीके से जुड़े हों। वो तरीका क्या हो सकता है? या तो सभी लोग एक भाषा बोलते हों, है ना, या सभी लोग एक धर्म से हों, या सभी लोग कुछ वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हों, या सभी लोग कुछ पहनावा पहनते हों। अर्थात सभी जो समूह के लोग हैं वो आपस में क्या फील करते हैं? आपस में एकता का भाव फील करते हैं। और एकता के भाव का कारण कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज, रिलीजन, कॉस्ट्यूम, कुछ भी हो सकता है, एथनिसिटी,
लेकिन ये राष्ट्र होता है। अब देखिएगा, राष्ट्र मतलब एक समूह की बात कर रहा हूं, अभी उसमें कोई कानून वानून शब्द नहीं आया है ना, अभी केवल एक लोगों का समूह बस है ना। लेकिन जब इस समूह को कानूनों के द्वारा व्यवस्थित कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं राज्य। तो अब आप मुझे बताइए कि 1950 के पहले भारत क्या था, एक राष्ट्र था कि एक राज्य था? तो 1950 के पहले, है ना, भारत एक राष्ट्र था, एक नेशन था, क्योंकि हम सब जो लोग थे वो आपस में एकता का भाव फील करते थे। वो एकता के भाव का आधार क्या था कि हम लोग कुछ वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूं, अतिथि देवो भव। आप चाहे साउथ इंडिया में चले जाओ, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, चाहे आप वेस्ट में चले जाओ, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, सब जगह क्या कहा जाता है? अरे मेहमान भगवान की तरह होते हैं। सब जगह इन्वायरमेंट को हम लोग या पर्यावरण को पूजते हैं, उसका उपभोग बस नहीं करते। ये पूरे आपको भारत में कहीं भी मिल जाएगा। तो भारत में कुछ कल्चर है जिसके कारण हम सब एक फील करते हैं, जबकि देखिए यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप के लोगों का जो एकता का भाव है वो केवल भाषा के आधार पे है। जैसे फ्रांस में रहने वाले लोग केवल फ्रेंच बोलते हैं, इसलिए एक है, बहुत छोटा सा उनका पहचान है ना, एक लैंग्वेज। हमारे भारत में आइए कभी, ठीक है, तो मालूम चला 3-4 किलोमीटर चलेंगे तो पहचान बदल जाएगी भाषा की, है ना। पहनावा 20-30 किलोमीटर चल दो तो बदल जाएगा, या 50-60 किलोमीटर चल दो, ठीक। तो ये हमारा भारत है। तो भारत में हमारे जो एकता का भाव है ना, वो कोई जाति धर्म के आधार पे नहीं है। बात समझिएगा, वो किसके आधार पे है? वो उसका आधार है हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति। और फिर हमने क्या किया? इस राष्ट्र को एक संविधान दिया और इसको हमने क्या बनाया? राज्य बना दिया, है ना। तो जैसे भारत के बारे में मैंने बताया कि एक राष्ट्र प्लस संविधान बराबर भारत एक राज्य। तो समझ गए कैसे संविधान एक राज्य का आधार होता है। इसी संविधान के आधार पर तो हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, है ना। कोई मुस्लिम होगा तो भी कहेगा कि हम भारतीय हैं, क्योंकि ये संविधान को भी मानता है। ये संविधान में सब कोई अपनी उसकी आस्था रखते हैं। जो समझदार व्यक्ति होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि यही संविधान हमें क्या कर रहा है? हमें बहुत कुछ प्रदान कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया संविधान का महत्व, कैसे समन्वय करता है, तालमेल करता है। यही संविधान क्या होता है? मैंने बताया आपको राज्य का आधार होता है। और अभी और कुछ समझेंगे तो काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, बस आप भरोसा रखिए। मैं अगर ये भी कहूं कि ये संविधान हमारा सपना होता है, अर्थात हमारे सपनों का भी यही आधार है। जैसे हम सब चाहते हैं ना कि हम सब स्वस्थ रहें, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, हम लोगों का विकास हो, हम लोग सुरक्षित रहें, हमें सुरक्षित अच्छी हवा मिले, हमें खाने पीने का अच्छा आइटम मिले, यही सब तो हमारे सपने हैं। और जो आप लोगों का सपना है ना, आर्टिकल 312 में लिखा है आईएएस बनने का, वो भी संविधान ही दे रहा है, ठीक। तो हमारा संविधान हमारे आकांक्षाओं का, हमारे सपनों का भी आधार होता है। आपको पता है ये बात, है ना। जो गरीबी खत्म हो रही है ना, हर एक गरीब का सपना होता है कि वो जल्दी से जल्दी गरीबी से मुक्त हो। तो उसको ये कौन मुक्त करा रहा है? उसको भारतीय संविधान मुक्त करा रहा है। ये भारतीय संविधान ही सरकार को मजबूर करता है कि तुम गरीबी को हटाओ, जितनी जल्दी गरीबी खत्म कर सकते हो करो, और गरीबों को एक गरिमापूर्ण जीवन दो। मेरी बात समझ में आ रही? जो आज की सरकार एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही है, वो भी हमारा संविधान दे रहा है उसे। आज देखिए जो भारतीय किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको कोई क्यों नहीं भगा पा रहा? क्योंकि संविधान ने उनको यह आधार दिया है कि आप विरोध करोगे, उनको ताकतवर बनाया है ना। तो किसानों की आंखों का सपना, तो हमारा संविधान हमारी आकांक्षाओं का पिटारा होता है, ठीक। आपका तो है ये 312 आईएएस बनने का। तो इस तरह आप समझिए कि संविधान कितना महत्वपूर्ण है। वाकई मैं बताऊं, मेरा शुरू से एक सपना रहा है, जैसे हम लोगों के है ना रामायण का पाठ होता है ना, होता है जैसे, तो मुझे लगता है कि हर गांव में संविधान का पाठ भी होना चाहिए, क्योंकि संविधान से बड़ा मुझे कोई ग्रंथ नहीं लगता। वाकई हमें अगर आज कोई मानव के तौर पर सुरक्षित है तो रखे है, तो हमारे उसने किसने रखा है? हमारे संविधान ने हमें रखा है। जो कई लोग धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं, वो निहायत ही मूर्ख होते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं कि वो जो लड़ने का उनको अधिकार भी मिला हुआ है, वो उनके धर्म से ना मिलके हमारे संविधान से मिला हुआ है। इतना पवित्र ग्रंथ है ये।
जब इसको आप महसूस करोगे, पढ़ना नहीं है, इसको महसूस करना है, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। या कहीं ऐसी जगह चले जाइए जहां पर तानाशाही हो, है ना, यहां पर आप अपने मन के कपड़े भी नहीं पहन सकते हो, यहां पर आप तेजी से बोल भी ना सकते हो, यहां पर आप सड़क में घूम भी ना सकते हो, है ना, यहां पर आप टीवी चैनल नहीं अपने मन से देख सकते, नॉर्थ कोरिया, अरब कंट्री, कभी वहां जाके ये महसूस करिएगा कि हमारा संविधान क्या है, तब आपको ये बात चलेगी पता। कहा जाता है कि जब आदमी के पास जो चीज होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। तो संविधान से महत्वपूर्ण कोई ग्रंथ नहीं है हमारे लिए। उसको जब महसूस करेंगे तो ये बात आपको फील होगी। ठीक, संविधान ने ही अस्पृश्यता खत्म कर दी। समझिए, जो हजारों साल से एक प्रथा चली आ रही थी, कौन सी, छुआछूत की, उस प्रथा को हमारे संविधान ने खत्म किया। जब मैं कभी संविधान पढ़ता हूं ना तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, और खासकर उन लोगों के प्रति अथाह आस्था उत्पन्न होती है जिन्होंने संविधान बनाया होगा। सोचो वो कितने महान लोग थे जो हमारा संविधान बना रहे होंगे, कितने सपने होंगे उनके मन में, है ना, कैसा भारत का निर्माण कर रहे होंगे वो लोग। आज कुछ नेता वो बेच रहे हैं भारत को। कष्ट होता है, दुख होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक अच्छे अधिकारी बनोगे तो हमारे संविधान को फिर से उसी तरह का एक नया जीवन प्रदान करोगे जो हमारे संविधान बनाने वालों ने सोचा होगा। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको कुछ चीजें केवल शैक्षिक दायित्व नहीं, सामाजिक दायित्व या संवैधानिक दायित्व भी आपके हैं। आपको एक अधिकारी नहीं बनना, आपको एक शानदार अधिकारी बनना है ना। कई सारे निर्वाचन आयुक्त बने, कई सारे इलेक्शन कमिश्नर बने, लेकिन हम टीएन शेषन को ही क्यों जानते हैं? क्योंकि टीएन शेषन सबसे शानदार थे उनमें, है ना। कई आईएएस बने, लेकिन हम खेमका जी को ही क्यों जानते हैं? क्योंकि वो शानदार थे। लाल बहादुर शास्त्री बहुत कम समय तक रहे, लेकिन आज भी इनका जब नाम सुनते हैं ना, छोटे से कद के थे लेकिन गदगद हो जाती है छाती। क्यों? क्योंकि वो शानदार थे, है ना। तो आपको केवल अधिकारी नहीं, शानदार अधिकारी बनना है, तो उसके लिए इन सब बातों को जानना जरूरी है। तो इस तरह हमने समझा कि हमारे संविधान का क्या महत्व है। उम्मीद है कि आपको संविधान अब महसूस होने लगा होगा। ठीक है, संविधान के अच्छे लक्षण क्या हैं? एक सवाल है कि एक अच्छे संविधान के क्या लक्षण होते हैं, एक संविधान के क्या अच्छे लक्षण होते हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, संविधान अपने आप में तो एक दस्तावेज है, केवल क्या है, एक दस्तावेज, लेकिन इसको जीवंत कौन बनाता है? अर्थात ये व्यवहार में कब आता है? जब लोग इसको फॉलो करते हैं। पर लोग इसको फॉलो क्यों करेंगे? अच्छा, मुझे आप बताइए कि जब ये चार लोग बैठे थे, नियम बना रहे थे, है ना, मान लो एक्स है, वाई है, जेड है और पी है, ये चारों लोग जब मान लो नियम बना रहे थे, इन्होंने नियम बनाते समय मान लो पी को शामिल नहीं किया, है ना, मान लो इन्होंने शामिल पी को नहीं किया, पी बाहर है। तो ये बताइए मुझे आप कि जब ये नियम बनेगा तो इस नियम को पी मानेगा क्या? पी कहेगा भाई मैं तो इसको बनाने में ही नहीं था, जब मैं बनाने में ही नहीं था तो मैं इसको क्यों मानूं, इसने तो मेरी बातें सुनी ही नहीं, ये संविधान मेरे लिए ही नहीं, है ना। तो क्या होगा, ये इस संविधान को नहीं मानेगा और संविधान क्या होगा, एक दस्तावेज बन के रह जाएगा, वो जिंदा नहीं होगा, वो व्यवहार में नहीं आएगा, है ना। कब इस संविधान को कब माना जाएगा? जब चारों लोग आपस में मिलके बात करके संविधान बनाएंगे। जब ये चारों लोग आपस में मिलके संविधान बनाएंगे, बातें करके संविधान बनाएंगे, तभी ये संविधान को चारों लोग मानेंगे। वैसे ही किसी देश का संविधान तभी अच्छा संविधान कहलाएगा जब उस देश के सभी वर्गों का उसमें सहभागिता हो। आप देखिए, जब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था तो हर वर्ग की उसमें सहभागिता थी। अभी धीरे धीरे ये सब बातें आपको पता चलेंगी, जब मैं बताऊंगा संविधान कैसे बना तो आपको ये महसूस होगा। लेकिन याद रखिए, अच्छे संविधान का सबसे बड़ा लक्षण है कि संविधान को बनाते समय सभी वर्ग उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हों। दूसरी बात, संविधान काफी लचीला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो ये चार लोग हैं, अब इन चार लोगों ने जो नियम बनाया वो नियम मान लो कभी बदले ही नहीं,
है ना। मान लो इन चारों ने जो नियम बनाया, वो नियम बनाया 2005 में, ठीक। अब 2010 का समय आ गया, काफी चीजें बदल गई होंगी ना, तो उसके हिसाब से नियमों को भी बदल जाना चाहिए, तभी हम उस दस्तावेज को मानेंगे ना। अगर मान लो समय के अनुसार चीजें नहीं बदलेंगी तो क्या होगा, वो दस्तावेज बेकार हो जाएगा। जैसे मान लो भारतीय संविधान है, 1947 में बनाया था। अब 1947 में तो कई चीजें आई ही नहीं थी। जैसे क्या नहीं आया था, जैसे मान लो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उतनी नहीं आई थी, उसके बारे में कोई वर्णन नहीं था, है ना। कई ऐसी चीजें थी जिसके बारे में नहीं लिखा गया था। तो क्या संविधान अगर ऐसा हो कि उसको बदला ही नहीं जाएगा तो क्या होगा, समय के साथ अगर वो परिवर्तित नहीं होगा तो अपना महत्व खोता चला जाएगा। आप खुद जानो कि हम सबको समय के साथ बदलना होता है, तो संविधान को भी ऐसा होना चाहिए कि वो समय के साथ खुद को बदलता रहे। इसीलिए भारतीय संविधान क्यों अच्छा कहलाता है, क्योंकि वो अपने आप को समय के साथ बहुत अच्छे से बदल रहा है ना। उसमें संशोधन हो जाते हैं, तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट उसकी नई व्याख्या कर देता है। तो आप ये भी समझिए, तो इस तरह चीजें आपको समझनी है कि हमारा संविधान क्यों बेहतर है, क्योंकि हमारे संविधान में दोनों लक्षण हैं जो एक बेहतर संविधान के होने चाहिए। पहला, उसमें सभी वर्ग की सहभागिता हो। दूसरा, वो जीवंत हो, अर्थात खुद को बदलता रहता हो समय के साथ। तीसरा एक और बड़ा लक्षण है कि संविधान तभी अच्छा कहलाएगा जब वो राज्य के हर नागरिक की इच्छाओं की पूर्ति करता होगा। जैसे मैं बताऊं कि मान लीजिए ये चार हैं, इन चारों ने संविधान बनाया। जैसे मान लो ये बन गया संविधान। अब इस संविधान को ये चारों कब मानेंगे, जब इन चारों का फायदा हो रहा होगा, अर्थात चारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा होगा, तभी इसको तो मानेंगे। अगर मान लो इस संविधान का इसमें अच्छा प्रभाव ना पड़ रहा होगा तो ये नहीं मानेगा, है ना। तो इसी तरह आप सोचो कि भारत में कई वर्ग रहते हैं, है ना, कई तरह के लोग रहते हैं, पहाड़ी लोग, मैदान में लोग, ठीक है, कई भाषा बोलने वाले लोग, कई जाति के लोग। तो संविधान को कब मानेंगे, जब हर नागरिक का उससे फायदा हो रहा होगा। आप सोचिए कि ऐसा कोई एक नागरिक मुझे बता दीजिए पूरे विश्व भारत में जिसका भारतीय संविधान से फायदा ना होता हो। भारतीय संविधान ने इतनी खूबसूरती के साथ अपने आप को बनाया है कि हर वर्ग का ये विकास करता है। चाहे वो ट्राइबल्स हों तो उनको उनकी तरह जीने की आज़ादी देता है ना। चाहे छात्र हो तो उनको पढ़ने का अधिकार देता है ना। महिलाएं हों तो उनको भेदभाव रहित जीवन का अधिकार देता है ना। कोई धर्म हो, छोटा से छोटा भी धर्म हो, उसको अपनी तरीके से अपने धर्म का पालन करने के लिए आज़ादी देता है। संविधान देता है हमारा आज़ादी, वो बात अलग कि उसका व्यवहार में थोड़ी कम प्रयोग होता हो, लेकिन संविधान तो पूरी कोशिश कर रहा है ना हमारी। इसलिए इससे भी आप कह सकते हो हमारा संविधान अच्छा है। अभी देखिए, मैं भारतीय संविधान की बात नहीं कर रहा, केवल उदाहरण के तौर पे भी ले रहा हूं। अभी तो मैं क्या कर रहा हूं, एक संविधान की आपके अंदर समझ पैदा कर रहा हूं, संविधान के लिए एक इंटरेस्ट पैदा कर रहा हूं कि आपको संविधान महसूस होने लगे, तभी तो आगे उसको पढ़ेंगे दोस्तों। जब वो चीज महसूस ही नहीं होगी तो मैं रटना नहीं चाहता, आप रटो मत। पढ़ाई तभी करने में मजा आता है जब उसमें थकान ना हो। सही बताएं, जब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब सिविल सर्विस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं, सर कैसे 7 से 8 घंटे पढ़ाई हो जाती होगी, थकते नहीं हो? अरे भाई, जैसे तुम मूवी देखने में नहीं थकते, जैसे तुम क्रिकेट खेलने में नहीं थकते, वैसे हम पढ़ने में नहीं थकते। हम पढ़ थोड़ी रहे हैं, हमें मजा आ रही है यार, हम अपने सपने के करीब जा रहे हैं। अरे आप ये कहो ना पढ़ाई नहीं कर रहे, आप एक अधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या आपको थकान होगी? क्या नहीं होनी चाहिए। आपको तो मजा आनी चाहिए, जितना ज्यादा पढ़ो उतना और चेहरे में स्माइल होनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही? तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको पढ़ाई बोझ की तरह नहीं करनी। मैं पहली बात बता दूं स्पष्ट रूप से, आपको पढ़ाई करनी है खेल की तरह। एक बहुत बड़े शख्स ने कहा है कि जीवन में एक वही आदमी सुखी रह सकता है जो अपने कार्य को प्यार करता होगा। अब जैसे बिल गेट्स है, बिल गेट्स चाहे ले तो अब कमाना बंद कर दे और पर डे कई करोड़ रुपए खर्च करे तो उसका खर्च नहीं होगा। उसका क्या, उसकी आने वाली कई पीढ़ियों का खर्च नहीं होगा। पर तब भी आज वो रात दिन काम करता है, आज भी वो पढ़ाई करता है, आज भी वो नई नई चीजें सीखता है। क्यों? क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए थोड़ी, उसको तो अपने काम से प्यार है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है।
तो वैसे ही आपको अपनी पढ़ाई से प्यार होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज मैं यहीं अपनी बातों को समाप्त करूंगा, है ना, क्योंकि अभी फाउंडेशन है, अभी पहले पहले शुरुआत चल रही है, ज़्यादा आपके ऊपर अभी मैं दबाव नहीं डालूंगा, क्योंकि जो बातें मैं महसूस कर रहा हूँ आपको महसूस करने में लंबा समय लगेगा। तो चलिए कल हम फिर मिलते हैं। कल हम आपसे बात करेंगे जो भारतीय संविधान है उसके इतिहास की बात। आप लोग पढ़ के आइएगा, है ना, जो संवैधानिक विकास हुआ है, भारत के संविधान के विकास हुआ है, उसकी एक ऐतिहासिक यात्रा है, उसको आप लोग पढ़ के आइएगा और फिर हम लोग आपस में मिलते हैं। धन्यवाद।